हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये वाला आपका वन शॉट लेक्चर होगा, एक ही शॉट में पूरा आपका जो चैप्टर होगा वो खत्म कर देंगे बिना कोई कॉन्सेप्ट छोड़े। ठीक है, इसके अंदर हम जितनी भी रिएक्शंस होगी, जो भी होगा, सब देख लेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन यानी कुछ केमिकल्स आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे, तो उनसे कोई रिएक्शन हो रही होगी, तो उसे क्या बोल देंगे हम? केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? रिएक्शन बनती कैसे है, रिएक्शन लिखी कैसे जाती है, तो वो सब हमें इसमें समझना। उसके बाद लिखा हुआ इक्वेशन। तो वो जो रिएक्शन हम लिखेंगे वो किसकी फॉर्म में लिखेंगे? वो लिखेंगे हम इक्वेशन की फॉर्म में। तो उसी से नाम पड़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब यहाँ केमिकल वर्ड आ गया, तो केमिकल का मतलब क्या है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, तो यहाँ लिखेंगे व्हाट इज केमिकल चेंज। वैसे आपको याद होगा 9th क्लास में भी फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस बताया था। यहाँ फिजिकल का कोई मतलब नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू। जैसे फिजिकल चेंज में अगर हमने कोई भी चीज क्या करी, जैसे पेपर है तो मैंने पेपर को फाड़ दिया, तो पेपर को फाड़ के कोई नया प्रोडक्ट तो बना नहीं। ठीक है, और वो रिवर्सिबल भी है, मैं पेपर को वापस से भी चिपका सकता हूँ। ठीक है, वापस से वो पेपर भी बन सकता है और अभी भी वो पेपर ही है। तो कोई नया चेंज ना आना, ठीक है, और वो रिवर्सिबल भी होना। मैंने बर्फ जमा दी, बर्फ से वापस पानी बना दिया, तो क्या बोल सकते हैं? बर्फ से पानी बना तो रिवर्सिबल चेंज है। तो इसके अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं आया कि एक से नई चीज बन गई हो, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया हो। तो ऐसे होंगे हमारे फिजिकल चेंज। लेकिन जो हमारे केमिकल चेंज होंगे उनके अंदर स्टेट का चेंज, कलर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज, गैस का चेंज, हमें ये 3-4 चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे हम जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये वाला जो चीज है वो केमिकल इक्वेशन है और ये वाली चीज जो है वो क्या है? हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इफ देयर इज अ change in color, gas, temperature, change in color, gas, temperature and state, it is known as केमिकल चेंज। ठीक है, तो अगर ये 4 चेंज आपको देखने को मिल गए, 4 में से कोई भी एक या 2, तो आपका वो क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का सबसे पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाना, बर्न करना। ठीक, जब पूरा ही लिख दो। अभी आपकी एनसीईआरटी शुरू शुरू में आपको अभी पता ही नहीं, तो ऐसा सोच के चलो। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत पता होगा, तो अभी सोच के चलो हमें कुछ पता नहीं। ठीक, तो मैग्नीशियम रिबन बर्निंग। ठीक, तो मैंने क्या करा? मैग्नीशियम लिया, मतलब मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है, उसे बर्न कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, बर्न यानी हीट कर दिया। उससे बन गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां देखो क्या था? मैग्नीशियम का रिबन अलग था, ठीक है, जो कि एक तरीके से सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन हमारी गैस फॉर्म में, और जो इसका प्रोडक्ट बना वो कैसा बना? सॉलिड फॉर्म में बन गया, ऐश, राख। इसकी ऐश बन गई ना, और ध्यान रखना है व्हाइट कलर की बनेगी। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से कलर की बनेगी। तो यहाँ देखो किसका चेंज आया, यहाँ स्टेट का चेंज आ गया। ये गैस थी, ये सॉलिड था, मिलके इन्होंने सॉलिड बना दिया, तो यहाँ स्टेट का चेंज आ गया। ठीक है, और वो जो पहले रिबन था वो जल के राख हो गया, तो एक तरीके से कैसा हो गया? केमिकल चेंज हो गया, और इरिवर्सिबल चेंज है। अब वो जो राख बन गई उसे वापस से रिबन तो बना नहीं सकते। इसे छोड़ो, पेपर को देख लो, पेपर को मैंने जला दिया, वो राख बन गई, उससे वापस वापस पेपर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ऐसे चेंजेस जो इरिवर्सिबल होंगे वो कौन से चेंज होंगे? हमारे केमिकल चेंज। ठीक है, इसे लिखो, फिर इसके बाद समझते हैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, कैसे उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होगा। तो देखो, हमारे पास 2 चीजें होंगी, समझो। एक तो ये एरो है, उधर प्रोडक्ट बन रहा और इधर हमारा कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा। तो जो आपस में रिएक्ट करेंगे, समझो मेरे पास मार्कर है, मैंने क्या करा? एक रेड वाले मार्कर की कैप ले ली, एक ब्लैक वाले की ले ली। ठीक, और रिएक्ट करा दिया इसे, कैप को, इस ब्लैक वाले मार्कर के साथ। तो जो रिएक्ट कर रहे होंगे, ध्यान रखना, जो रिएक्ट कर रहे होंगे वो होंगे रिएक्टेंट। ठीक, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर गया और इसने क्या बना दिया? एक प्रोडक्ट बना दिया।
तो जो हमेशा रिएक्ट करेंगे आपस में उन्हें बोल लेंगे हम रिएक्टेंट, और जो उससे कुछ प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोल लेंगे, उसे तो प्रोडक्ट ही बोल लेंगे, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट्स उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, इसे ही हम क्या बोल देंगे, केमिकल रिएक्शन बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे when two or more reactants react with each other, they form a product. It is known as केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले हम कैसे लिखते थे, अभी एक सबसे बड़ी एग्जांपल लिया था हमने मैग्नीशियम का, तो पूरा नाम लिखेंगे, ठीक, ऑक्सीजन पूरा लिखा, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एक तरीका तो यह है रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा तरीका बाय सिंबल, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का नाम सुन लिया होगा अब तक, तो सिंबल से, तो Mg का सिंबल होगा हमारे पास, मैग्नीशियम का सिंबल होगा Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होगा O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा MgO, ठीक है। ये आपने बनाने सीखे होंगे 9th क्लास में। अगर नहीं पता MgO कैसे बना, Mg के ऊपर +2 का चार्ज, O के ऊपर -2 का चार्ज, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, अब दोनों पे सेम चार्ज है तो इसलिए हम वहां लिखने के नहीं, ठीक। तो इससे बन गया हमारे पास एक प्रोडक्ट, जिसे क्या बोला हमने, MgO। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी हमारी, जब दो प्रोडक्ट या एक भी हो सकता है प्रोडक्ट, वो आके देखेंगे, रिएक्ट करेंगे और उससे बना देंगे कुछ प्रोडक्ट, यानी एरो के उस तरफ जो बनेगा उसे बोल लेंगे प्रोडक्ट, और इधर वालों क्या बोल लेंगे, रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करेंगे और कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे बोल देंगे हमें एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ के सिंबल में लिखवा दूं, जैसे आयरन Fe, ऑक्सीजन का आपने लिख लिया, ब्रोमीन का Br, क्लोरीन, ये कॉमनली यूज होने वाले वही लिखवा रहा, Cl, और आपका फ्लोरीन F हो गया, और सोडियम Na, सोडियम का हो गया, ठीक है। पोटेशियम का K हो गया, ठीक। तो ये सब आपके हो गए जो आपके सिंबल जो यूज होंगे कॉमनली, ठीक। तो एक बार इसे नोट करो, फिर देखते हैं अपना रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जिसमें बहुत दिक्कत रहती है लोगों को, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग का मतलब क्या है पहले तो वो समझना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने क्या करा, एक कुछ रिएक्टेंट ले लिया, समझो आपने 100 ग्राम जिंक ले लिया और उसके साथ 10 ग्राम कॉपर ले लिया, तो जब उससे कुछ प्रोडक्ट बनेगा, जितना वेट उसका पहले था उतना ही वेट उसका बाद में होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव हम सारे फैक्टर छोड़ रहे कि उसमें से कोई गैस निकली, उसमें से कुछ टेम्परेचर रिलीज हो गया, कुछ भी हो गया, कोई फैक्टर नहीं ले रहे हम, बिना किसी फैक्टर के, जो उसका वेट पहले था 110 ग्राम, उतना ही कैसे रहना चाहिए, बाद में रहना चाहिए, 1-2 ग्राम आपका गैस वैस में निकल जाएगा, वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जितना वेट पहले था उतना ही वेट बाद में होना चाहिए, जितने मोलिक्यूल पहले थे उतने ही मोलिक्यूल बाद में होने चाहिए, यही हमें चेक करना होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में। अगर ये चीज नहीं है तो इसका मतलब वो जो इक्वेशन है वो क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो वो तो लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसे डिफाइन कर रही है, मतलब कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना मास को हम बना सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो उसके अंदर था 110 ग्राम था, अब अगर वो यहाँ के 90 ग्राम हो गया तो बाकी कहाँ गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। हम सारे फैक्टर नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी, ना टेम्परेचर ना हीट रिलीज कुछ नहीं, हम सिर्फ देख रहे
अपना केमिकल इक्वेशन के लिए कि बैलेंस कैसे होगी, तो उसका 110 ग्राम का 110 ग्राम ही रहना चाहिए, बीच में कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर फॉलो कर रही तो हमारी रिएक्शन बैलेंस है, अगर नहीं कर रही तो इम्बैलेंस है। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे वी कैन काउंट both the reactants and product before and after the reaction if they are equal the reaction is said to be, इसका मतलब रिएक्शन है। ठीक है, द रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा। अगर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो नंबर है, जो मॉलिक्यूल है, जो वेट है, वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। एनसीईआरटी ने अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बोल रखा है स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। मतलब वही, अगर शरीर के ऊपर मांस ना हो, हड्डी ना हो, ओ सॉरी, शरीर के ऊपर मांस ना हो, स्किन ना हो, ब्लड वेसल कुछ ना हो, तो क्या बचेगा? हड्डियों का ढांचा। तो ऐसे ही हमारे पास जो अनबैलेंस रिएक्शन है वो एक हड्डियों के ढांचे की तरह है, हड्डियों के ढांचे वाली रिएक्शन है, ऐसा एनसीईआरटी ने बोल रखा। बाकी इससे क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं आते, बस समझाने के लिए बता दिया। एग्जाम्पल ले लेंगे बैलेंसिंग के लिए। सबसे पहला इजी सा, Zn प्लस H2SO4 gives you Zn SO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। गिनो, सबसे पहले देखो Zn एक ही है, ठीक है। उसके बाद देखो H2SO4, H2 दो हैं, सल्फर एक, O4, तो बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, इसमें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। FeSO4 से हमने हीट कर दिया, हीट का साइन ट्राइंगल होगा, ठीक है, अगर पता ना हो तो इसमें निकलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, देखो Fe कितना, एक, यहाँ दो, बैलेंस नहीं है। सल्फर एक, यहाँ एक, दो, उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन चार, यहाँ कितने, तीन, दो पाँच, और तीन आठ। क्या करें अब बैलेंस करने के लिए? अब कुछ भी छेड़ेंगे यहाँ तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो एक काम करो, यहाँ Fe2 है तो यहाँ 2 लगा के देख लो, पहले लगा लिया, दो Fe हो गए, चलो हो गया सोल्व मामला। उसके बाद देखो सल्फर, इसकी 2 की एस से मल्टीप्लाई करो, 2s, दो सल्फर हो गए, एक, दो सल्फर हो गए, बैलेंस हो गया। उसके बाद O4 चार है, चार दूनी आठ, तो तीन और दो पांच और तीन आठ, हो गया सोल्व मामला। तो इस तरीके से आप नंबर लगा लगा के देखते रहो, आपके एक ना एक बार रिएक्शन बैलेंस जरूर होगी। ठीक है, तो इनकी स्टेट भी लिख सकते हो, ये वाली होगी हमारी सॉलिड स्टेट एक्वस स्टेट में, ये वाली एक्वस, ये वाली गैस, और ये भी हमारी गैस। ठीक है, तो ये थे आपके बैलेंसिंग रिएक्शन। आप अपनी एनसीईआरटी में से बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा रहेगा। बस ध्यान रखना, जितने एटम रिएक्शन से पहले उतने एटम रिएक्शन के बाद होने चाहिए, जितना वेट रिएक्शन, वेट तो आपके पास है नहीं खैर, ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन से पहले उतने बाद में होने चाहिए, तो वो होगी आपकी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, चलो इसके बाद समझते हैं अपनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली चार टाइप की रिएक्शंस होंगी, चार टाइप की केमिकल रिएक्शंस होगी। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एक करके सारी रिएक्शन समझ लेंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा हो, किसी चीज को कंबाइन करना। ठीक है, तो कंबाइन करना, तो इसके अंदर रिएक्टेंट क्या हो रहे होंगे, कंबाइन कर रहे होंगे, और क्या बना रहे होंगे, एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो मेरे पास एक कैप है, एक मार्कर है, तो ये दोनों रिएक्टेंट है, ये आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और इन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिख लेंगे इसमें, इन दीज टाइप ऑफ रिएक्शन टू और मोर reactants combine
टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। अब गैस वगैरह निकल रही हो तो उसका हम नहीं ध्यान देते, अपना प्रोडक्ट देखना जो हमारा सॉलिड एक्वस या लिक्विड फॉर्म में जो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, गैस वगैरह तो उड़ जाएंगे, वो दिखने की भी नहीं। तो एग्जांपल लेंगे अपना। अच्छा, पहले नॉर्मल, जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, उसने बी के साथ रिएक्शन करी और इससे मिलकर बना दिया ए बी, तो प्रोडक्ट ए की बनेगा, वो हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल CaO प्लस H2O गिव्स यू CaOH का होल ट्वाइस। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये तो खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी से आपको करा के चलूंगा ताकि एसिड बेस में भी दिक्कत ना हो। ठीक। तो जो आपका सी ए होगा, CaO, वैसे तो इसका नाम क्या होगा, नाम लिखना चाहिए। सी का मतलब कैल्शियम, साथ साथ याद करते जाना, और ओ का ऑक्साइड, H2O का तो बताने की जरूरत नहीं है, वाटर। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम, और ये H2O यानी हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये वाले नाम तो आप देख के भी लिख लोगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो इनके वैसे फेमस है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन वैसे पूछते हैं। तो CaO का दूसरा नाम है क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है। और इसका नाम है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ठीक। तो आपको एग्जांपल के साथ साथ मैं ऐसे बताता चलूंगा। तो इसमें देख रहे हो आप, दो आपके पास रिएक्टेंट है, उन्होंने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना लिया, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल लेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल लेंगे। एक रिएक्शन और ले लेंगे, H2 प्लस O2 gives you H2O, C प्लस O2 gives you CO2। अनगिनत एग्जाम्पल है इनके, ठीक है, अनगिनत, हम गिन नहीं सकते, इतने सारे एग्जाम्पल है रिएक्शन के, इतनी बहुत है, आप कर लोगे। ठीक है। एनसीईआरटी में भी एक दो रिएक्शन होगी तो वो भी देख लेना, इजी इजी रिएक्शन है। तो आपको बस एग्जाम्पल पे ध्यान देना और इसके ऊपर ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं, सिंपल नोट करो इसे, फिर देखते दूसरी। नेक्स्ट रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका एग्जाम्पल से एनसीईआरटी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 2, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना। ठीक है, टूटना। तो इसमें एक प्रोडक्ट हो, वो एक रिएक्टेंट होगा, ध्यान रखना। तो व्हेन अ रिएक्टेंट रिएक्ट एंड प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट्स, it is decomposition reaction, it is decomposition reaction। ठीक है। तो जब हमारे पास एक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होगा और उससे टूट के कई सारे रिएक्ट प्रोडक्ट्स बन, तो हमारे पास जब एक रिएक्टेंट होगा और उससे टूट के हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसे हम बोल देंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझो हमारे पास है मार्कर, अब मार्कर हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है एक है, इसे हमने रिएक्ट कराया, तो इसने टूट के दो प्रोडक्ट दे दिए, एक कैप और एक मार्कर। ठीक है। तो जब एक रिएक्टेंट टूट के कई सारे प्रोडक्ट बनाएगा तो उसे हम बोल लेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक। तो समझो कोई रिएक्टेंट था हमारे पास BaD। ठीक है, बैड नहीं है वैसे, तोड़ के पढ़ लेना। अब हमने डिकम्पोज करा दिया तो इसमें से निकल गया A अलग और D अलग, तो तीन प्रोडक्ट मिल गए हमें। अब एनसीईआरटी के एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे हीट का, क्योंकि एनसीईआरटी कैसे क्वेश्चन पूछेगी, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि तीन एग्जांपल दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, हीट एनर्जी का यूज कर रहे हैं और सनलाइट का यूज कर रहे हैं। तो आपको तीन के तीन एग्जांपल याद होने चाहिए डिकम्पोजिशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम हीट का एग्जांपल लेंगे। हमारे पास है FeSO4, जो रिएक्शन अभी बैलेंस भी करी थी हमने। हमने क्या करना है, इसे हीट कर देना, और हीट करने पे इस पे निकलेगा Fe2O3, साथ में SO2 और SO3। तो ये तो हो गया आपका हीट का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे हम, सनलाइट का। सनलाइट का AgBr, AgBr को सनलाइट में रखेंगे और इसमें से निकलेगा Ag अलग और Br2 अलग, और ये वाली जो रिएक्शन होगी इसे हम यूज करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है।
तीसरा एग्जांपल हम लेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी का, सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ लेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये बन जाएगा H2 प्लस O2। तीनों एग्जांपल आपको लिखवा दिए, सेम टू सेम ऐसे ही जाके एग्जाम में लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे कि 3 रिएक्शन दो जो डिकम्पोजिशन की होगी, हीट एनर्जी, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाली। अब एक एग्जांपल हम और लेंगे, वो और इम्पोर्टेंट है। हमारे पास एक होगा CaCO3, इसे हम करेंगे हीट। जब हीट करेंगे यहाँ से बनेगा CaO प्लस CO, और जैसे वहां पे मैंने नाम बताए थे ऐसे यहाँ पे होगा, वैसे इसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इसका भी एक नाम याद रखना आपको, क्या नाम था इसका, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन को हम हीट करेंगे, और इसका भी बताया था क्विक लाइम, और यहाँ से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाली रिएक्शन क्यों लिखा है मैंने, ये वाली जो रिएक्शन है ये कई सारी हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होगी, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट बनाने में। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा, गलत एरो चला गया, दिस रिएक्शन is used in different industrial purpose ठीक, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक, और इसकी लैंग्वेज खुद बना के लिख सकते हो कि व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन, जो इसका दूसरा नाम है, इट प्रोड्यूस क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन को हम यूज करेंगे फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल पर्पस, एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, अगली रिएक्शन देखेंगे, ये वाली नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एनसीईआरटी की एक एक्टिविटीज है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी बता दूंगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ऐसे समझो, दो बच्चे हैं क्लास में, एक बेचारा थोड़ा मरियल सा और एक है हट्टा कट्टा 6 फुट का। तो वो जाके मरियल सा उसकी सीट पे बैठ गया। अब जो हट्टा कट्टा 6 फुट का वो जाएगा और उसे उठा देगा, ये उठ मेरी जगह से, और वो उठ के बेचारा अलग, और वो सीट पे बैठ जाएगा। सेम टू सेम ये एलिमेंट काम करेंगे। जो एलिमेंट एक होगा, हमारे पास एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो नीचे वाले एलिमेंट को हटा सकता है, लेकिन जो नीचे वाला एलिमेंट होगा वो ऊपर वाले एलिमेंट को हटा नहीं सकता। तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपको करना होगा, वो आप सीखोगे एसिड बेस में या मेटल नॉन मेटल में। इसमें 1-2 रिएक्शन है तो उसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, तो जो ज्यादा सुपीरियर मेटल होगा वो इंफीरियर मेटल को उसकी जगह से हटा देगा, इसे बोल देंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर उसे डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस का मतलब हटाना। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस another element and form product, it is known as displacement reaction। ठीक है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहला एग्जाम्पल, अब एनसीईआरटी के एक्टिविटी वाले एग्जाम्पल लेंगे। एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी कि हमने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर आयरन नील डिप कर दी, यानी लोहे की कील उसके अंदर डाल दी। तो उसके रिएक्शन के अंदर होगा क्या, तो वो देखना। हमने क्या लेना, Fe, यानी आयरन की हमने नील ले ली, फिर उसे हमने डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। नीले कलर का सॉल्यूशन होगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हमने क्या करना, आयरन नील इसमें डिप कर दी और थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दी। तो जो आयरन है वो इससे ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, तो FeCu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, इसकी जगह जाके बैठ जाएगा और यहाँ से बना देगा FeSO4 प्लस Cu। तो अब जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो फेड हो जाएगा और थोड़ा ग्रीनिश कलर का बन जाएगा। ठीक, तो यही आपसे सवाल पूछते हैं कि जब हम आयरन नेल को डिप करेंगे किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन में क्या चेंज आएगा, कलर में क्या चेंज आएगा। तो पहले कलर का सॉल्यूशन ब्लू था, सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, अब क्या हो गया, फेड ग्रीन टाइप का हो गया। बस इतना बताना। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने जिंक डिप कर दिया किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, तब क्या होगा, तो कलर क्या है, ब्लू, और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा इसकी जगह से, यहाँ से बना लेगा ZnSO4
तो ये कलर ये हो जाएगा अपना कलरलेस, ठीक है, और साथ में Cu। ठीक, समझ आ गया होगा। यहाँ क्या हुआ, हमने जिंक डाला, ब्लू कलर से क्या होगा, कलरलेस। तो यहाँ कलर में चेंज आ रहा, ठीक। तो एक तो आपका वो भी होगा केमिकल चेंज क्या था, तो कलर में चेंज भी देख लिया आपने, ऐसी रिएक्शन भी देख ली। तो मोस्ट आपके जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यही वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटीज है, ठीक। तो आप फटाफट इसे नोट करो, फिर देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट चौथी रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी आपने समझी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा कि दो एलिमेंट जाके एक को उठा देंगे, चल भाई उठा हमारी जगह से, और जाके बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा समझो, दोनों, अब क्या होगा, वहां तो मरियल सा बैठा था, 6-7 फुट का हट्टा कट्टा बच्चा, वो 7 सॉरी 5.5-6 फुट का, उसने उसे हटा दिया। अब क्या हुआ, दोनों ही 6 फुट के हो गए, सामने भी भाई वो 6 फुट वाला और इधर भी 6 फुट वाला, दोनों में जान बराबर। अब दोनों में लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों में समझौता हो गया, ठीक है। एक की सीट इधर थी, एक की सीट इधर थी, दोनों एक दूसरे की सीट पे बैठे हुए थे। उन दोनों में समझौता हो गया कि भाई चल कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करते, मैं तेरी जगह बैठ जाऊंगा, तू मेरी जगह बैठ जा। तो सेम यही होगा, यहाँ एलिमेंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे की जगह को इंटरचेंज कर लेंगे, यही होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लिख लेंगे इंटर चेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, उसे बोल देंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसका एक और नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल क्यों रहे और है क्या, वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक। एग्जांपल लेंगे सबसे पहले इसका, एनसीईआरटी में है तो इसी वजह से वही एग्जांपल लेंगे, Na2SO4 प्लस BaCl2, और जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो BaCl2 इसकी जगह, NaCl2 इसकी जगह, तो यहाँ से बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। अब इस रिएक्शन में से क्या था वो तो समझ में आ गया, इंटरचेंजिंग हो गया, लेकिन एनसीईआरटी ने सवाल कैसे पूछेगी इससे, तो ध्यान रखना इसके अंदर नमक तो आपको पता पानी में घुल जाएगा, सॉल्यूशन में घुल जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज ऐसी बनेगी जो घुलनेगी नहीं, जो होगी आपकी BaSO4। तो ये होगा आपका नॉन सोल्यूबल पार्ट, नॉन सोल्यूबल पार्ट, ठीक है, नॉन सोल्यूबल पार्ट। और ये कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। और ऐसा पार्ट जो रिएक्शन के अंदर नहीं घुलता उसे हम बोल देंगे प्रेसिपिटेशन, और शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे पीपीटी। तो ये कौन से कलर की पीपीटी प्रोड्यूस कर रहा, व्हाइट कलर की, और जो रिएक्शन के अंदर नहीं घुलेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी पीपीटी बनेगी, इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में घुलता नहीं, वो BaSO4 आपका अलग ही पड़ा रहेगा। नाम Na सोडियम, SO4 सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट, Ba मतलब बेरियम, Cl मतलब क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, Ba मतलब बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट, और ये तो आपको बताइए कॉमन सोल्ट NaCl यानी आपका नमक, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेंगे एनसीईआरटी का, AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, यहां से बनेगा NaNO3 प्लस AgCl। तो यहाँ पे आपका जो NaNO3 होगा वो तो घुल जाएगा, लेकिन जो AgCl होगा वो होगा यहाँ पे व्हाइट कलर की पीपीटी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से कलर की पीपीटी बनेगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगी। क्वेश्चन डबल डिस्प्लेसमेंट ना देके प्रेसिपिटेशन दे देगा तो आप भूल जाओगे यार प्रेसिपिटेशन तो पढ़ा ही नहीं यार, वो क्या था। तो अब आपको पता होगा प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट ही है और कुछ नहीं है। प्रेसिपिटेशन इसलिए बोल रहे क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा जो रिएक्शन के अंदर घुल ही नहीं रहा, वो बिल्कुल अलग ही पड़ा हुआ। ऐसा समझो आपने चौक घोलने की कोशिश करी पानी में, चौक घुली नहीं, तो वो अलग से उसके मतलब क्या बोलते हैं लम्प्स बनेंगे, तो वही होगी आपकी पीपीटी। तो इस तरीके से यहाँ पीपीटी ऐसे बनेगी, ठीक। तो फटाफट नोट करो, ये हमारी 4 रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसके बाद थोड़ी स्पेशल रिएक्शन देखते हैं, फिर चैप्टर के अंदर और भी चीजें दी हुई हैं वो देखेंगे। तो फटाफट नोट करो। तो कभी कभार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज एक्टोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एक्टोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको पता ही नहीं होता एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक है क्या, वो आपकी बुक में ऑलरेडी है लेकिन आपने वो कभी समझा नहीं। तो एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक देख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे एंडोथर्मिक और एक तरफ लिख लेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक,
ठीक है। तो जो आपका एंडोथर्मिक, एंडो मतलब अंदर, ध्यान रखना, एंडो का मतलब अंदर और थर्मिक का मतलब होगा हीट। तो जब आप किसी भी रिएक्शन में हीट दोगे उस रिएक्शन को कराने के लिए, तो वो जो रिएक्शन होगी वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो लिख लेंगे द रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन इन। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होगी हमारी एंडोथर्मिक। एग्जांपल अभी देखा था FeSO4, इसे तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए था, हीट चाहिए थी, तो एनर्जी दे रहे, यहाँ से बन गया था Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। और एक मोस्ट कॉमन अपने घर में पानी उबालने के लिए भी तो हमें क्या चाहिए, गैस चाहिए ना, तो वो भी एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक समझ ही गए होंगे, इसका उल्टा, एक्सो का मतलब बाहर और थर्मिक का मतलब हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी तो उन रिएक्शन को हम बोल लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल है बहुत बढ़िया, CaO प्लस H2O, यहाँ से बनेगा COH का होल ट्वाइस और इसके साथ निकलेगी हमारी हीट। अब तो याद हो गया होगा, CO का मतलब नाम क्या था, क्विक लाइम, COH का स्लेक्ड लाइम। ठीक है, नाम जरूर याद रखने। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिनके अंदर हीट बाहर निकलेगी, तो यहाँ लिख लेंगे द रिएक्शंस in which heat is given out or produced। ठीक है, जिनके अंदर हीट निकलेगी ऑलरेडी, उनमें हमें देने की जरूरत नहीं है, यहाँ में देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेंगे रिडक्शन, पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन। कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये वाली, क्योंकि ये फिर आसान रहेगी पढ़ने में। ठीक, और ये रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में दिख रहा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन का गेन होगा, तो लिख दूं गेन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज हो गई तो वो हमारी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफ देर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, इसका उल्टा, अच्छा पहले इसका एग्जांपल देख लेंगे। समझो, हमारे पास है Cu प्लस O2, यहां से बन गया CuO, तो इसने क्या गेन कर लिया, ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो ऐसी रिएक्शन को हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो और देख लेंगे Fe प्लस O2, यहां से बन गया FeO, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, समझो हमारे पास था HCl, HCl टूट गया किसमें, H2 प्लस Cl2 में, तो Cl2 ने क्या रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन, Cl2 ने हाइड्रोजन छोड़ दिया, लॉस हो गया उसका, तो क्लोरीन का यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो कभी कभार सवाल में इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि उन्हें सिर्फ इतना पता है कि ऑक्सीजन का गेन होगा, बाकी उन्हें हाइड्रोजन के लॉस का पता ही नहीं, तो वो फिर ऐसी रिएक्शन आती है तो उनमें कंफ्यूज जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, अगर हाइड्रोजन छूट गया तो उसका मतलब भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या होना चाहिए, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसका उल्टा। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे समझ लो CuO, ये टूट के बन गया Cu प्लस O2, तो इसका ऑक्सीजन छूट गया, लॉस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और H2O, H2 प्लस O2, यहाँ H2 का O छूट गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे अपना, किसका, गेन ऑफ हाइड्रोजन का, तो H2 प्लस Cl2, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां से बन गया HCl, तो क्लोरीन का यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि इसने गेन किसका कर लिया, हाइड्रोजन का गेन कर लिया। ठीक है, बस यही थे आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इजी है बहुत, इसमें कोई वो नहीं है, तो आप जब रिएक्शन आएगी तो देख लोगे। वैसे इनके थ्योरी ज्यादा पूछी जाएगी। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले रेडॉक्स रिएक्शन, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट करो। नेक्स्ट देखेंगे अपना
रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, रेड प्लस ऑक्स, तो इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होने चाहिए, तभी तो रेड ऑक्स, तो दोनों में से मिलकर बना हुआ, तो वो रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा होगा उसे बोल लेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। तो लिख लेंगे द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously are redox reactions। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होगा उन रिएक्शन को हम बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? एग्जांपल देखेंगे, CuO प्लस H2 गिव्स यू Cu प्लस H2O। अब इसके अंदर देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, रिडक्शन किसका हो रहा। अभी क्या समझाया था, जिसका ऑक्सीजन छूट जाएगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो Cu का यहाँ क्या हो गया, सॉरी उल्टा बोल दिया, अभी बताया था Cu जिसका ऑक्सीजन छूटेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो Cu का यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जिस जो गेन कर लेगा, H2 ने वाटर को गेन कर लिया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसे जिस रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक टाइम पे हो रहा हो वो रिएक्शन होगी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेंगे, H2S प्लस Cl2 गिव्स यू HCl प्लस सल्फर। तो इसमें ना ऑक्सीजन है, इसमें तो हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीडेशन। अभी बताया था अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा होगा तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ देख लो H2S, तो यहाँ पे सल्फर का हाइड्रोजन छूट गया, लॉस हो गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, इसका रिडक्शन हो गया। तो क्लियर होगी बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, वो सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन। तो फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, कोरोजन डेंसिटी, जो हम पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे हमारे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स क्या होंगे हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, जैसे आप कोई भी अपना समझो रेलिंग्स होंगी घर में, या फिर कोई लोहे का सामान लाए घर में, तो थोड़े दिनों के लिए आपने उसे ऐसे छोड़ दिया, उसके ऊपर जंग लग गया। कोई लोहे के पाइप्स पड़े होंगे उनके ऊपर जंग लग गया, तो वो जंग लग किस वजह से रहा, तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से लग रहा, क्योंकि वो जो आपका आयरन पड़ा हुआ वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा, या तो उसके आसपास पानी होगा या फिर ऐसे ही आपने खुले में छोड़ दिया होगा तो वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो उसकी क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, एक वर्ड होगा कोरोजन। कोरोजन हम सारे मेटल्स के लिए यूज कर लेंगे, यानी सभी के सभी जो मेटल होंगे उन वो ऑक्सीडेशन कर लेंगे और वो खराब हो जाएंगे, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेयरिंग आ जाएगी, कोटिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से वो खराब हो जाएंगे। तो सबके लिए हम यूज करेंगे कोरोजन, और आयरन के लिए हम यूज करेंगे वर्ड रस्टिंग। तो सबसे पहले देख लेंगे कोरोजन क्या होगा। कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या है, व्हेन अ मेटल is attacked by substances around it such as moisture, water, etc. It is said to be corrode। corrode मतलब जो खराब हो गया। एंड द प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, एग्जाम्पल, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो आपने जब कॉपर देखा हो काफी दिनों का हो गया हो, या फिर सिल्वर चांदी देखी हो, चांदी के ऊपर काले कलर का कुछ आ जाएगा, उसके ऊपर ग्रीन कलर का, तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रस्टिंग।
व्हेन आयरन इज आयरन रिएक्ट विद मॉइस्चर, या फिर बोल सकते हैं और गेट ऑक्सीडाइज्ड, इट इज सेड टू बी रस्टिंग। ठीक है, तो जब आयरन किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो उससे बन जाएगा हमारा आयरन ऑक्साइड। तो ये जो आयरन ऑक्साइड है यही आपका क्या है, अपना रस्टिंग वाला आयरन है जो खराब हो चुका। ठीक, तो इसके ऊपर कोटिंग कैसी आएगी, इसके ऊपर आएगी रेडिश ब्राउन कलर की, जो कि आपने मोस्ट कॉमनली देखी भी होगी, रेडिश ब्राउन कलर, जिसे आप जंग बोलते हो, बस वही है आपका रस्टिंग या फिर कोरोजन। ठीक, तो ये हो गया आपका कोरोजन या फिर रस्टिंग, समझ में आ गया होगा, फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। चलो जी, फाइनली अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए चैप्टर की, जिसका नाम है रेंसिडिटी। सबसे इजी, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछेंगे, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी है क्या, आप गर्मियों में जब खाना आपने बाहर रख दिया, मतलब दाल फ्रिज में मम्मी ने कही थी रख दो, और आपने वो रखी नहीं, सुबह को देखा कि उसमें से बदबू आ रही, वो तो खाने लायक बची नहीं, फिर मम्मी आपको सुना रही, फिर आप कह रहे मेरी क्या गलती इसमें, तो अगर आपने पढ़ा होता तो आप उसे फ्रिज में रख देते, क्योंकि ठंड में वो जो रिएक्शन होगी बैक्टीरिया वाली वो स्लो होगी, चलो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन रेंसिडिटी है क्या, अब हम यहाँ बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, क्योंकि खाने के अंदर फैट्स और ऑयल्स होंगे, वो फैट और ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उनका, जिसकी वजह से जो खाने की स्मेल होगी और खाने का जो टेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो खाने लायक नहीं रहेगा। तो वो जो खाना बना, अब वो मतलब जो क्या बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज खाना हुआ, उसे बोलेंगे हम रेंसिड फूड, और ये जो प्रोसेस हुआ जिससे वो आपका खाना खराब हो गया, उसे बोलेंगे हम रेंसिडिटी। ठीक है, क्लियर होगा, तो लिख लेंगे, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स gets oxidized by oxidation, the food become rancid, and the process is known as rancidity। ठीक है, समझिए। अच्छा, अब इससे बचने का तरीका भी तो होना चाहिए कुछ। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि जो रेंसिडिटी के मतलब उल्टे होंगे, ऑपोजिट होंगे, जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को रोकेंगे ऑक्सीडेशन होने से, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। द प्रोडक्ट्स विच प्रिवेंट रेंसिडिटी आर एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका नाइट्रोजन। पैकेट फूड खाए होंगे तो उसमें देखते होंगे भाई, आज तो 10 वाला चिप्स खाने का मन कर रहा, लेके आए भाई 10 रुपए का चिप्स, उसे फाड़ा तो उसमें 2 रुपए की चिप्स निकले, बाकी सारी हवा। तो वो हवा आपके काम के लिए थी, ताकि वो जो 2 रुपए की चिप्स है वो भी आप ढंग से खा पाओ, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगी, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होने से रोकेगी। तो नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे हम यूज करेंगे चिप्स और पैकेट्स फूड में। ठीक है, तो प्रिवेंशन लिखने के इसके, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन। अच्छा, जो कोरोजन और रेंसिडिटी का जो प्रिवेंशन है वो हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में, तो इसलिए वो यहाँ नहीं पढ़ा है। ठीक, तो प्रिवेंशन नंबर 1, खाने को कहाँ रखते हो आप सबसे ज्यादा, फ्रिज के अंदर, तो नंबर 1 स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। दूसरा एयर टाइट कंटेनर, तो स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब दाल को तो एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखने के ना, क्योंकि वो तो शॉर्ट टाइम के लिए है, तो जैसे बिस्किट लिया है, नमकीन लिया है, ठीक है, दाल वगैरह होगी हमारी, तो वो सब उसमें रखते हैं एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, और आपकी नाइट्रोजन इन पैकेट फूड्स, पैकेट फूड्स। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। तो होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जो कि एक वन शॉट लेक्चर था। इसके अंदर हमने जितने भी टॉपिक थे लगभग सारे ही कवर कर लिए, आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे।
दोबारा से आप रिवाइज करना, जितने भी रिएक्शन है करना, जो आपके क्या बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन पड़ी उनकी केमिकल रिएक्शन करके देखना, तभी वो आपके दिमाग में बैठेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, और कोशिश करेंगे कि जो अगले जो चैप्टर्स हैं उनके भी हम वन शॉट लाने की कोशिश करें। ठीक, तो तब तक के लिए बाय बाय।